लेट मी स्पीक में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आलोक नंदन शर्मा। जर्मनी का एक प्रसिद्ध विचारक हुआ करता था फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे। वह कहा करता था कि दुनिया में जो कुछ भी श्रेष्ठ है सब युद्ध की बदौलत ही है। शांति चाहो, लेकिन वह भी अल्पकालीन, सिर्फ इसलिए कि एक नए युद्ध की तैयारी कर सको। दुनिया को 2 विश्व युद्ध देखने को मिले। किसी आलोचक ने कहा था कि यदि फ्रेडरिक विल्हेम नीत्शे नहीं होता तो दुनिया को 2 विश्व युद्ध देखने को नहीं मिलते। नस्लीय श्रेष्ठता की भावना को जागृत करना, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना, युद्ध की महत्ता को स्थापित करना, युद्ध को गौरवान्वित तरीके से एस्टैब्लिश करना, ये नीत्शे ने किया था। अब जब पूरी दुनिया 2 विश्व युद्ध से गुजर चुकी है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को लोग शिद्दत से याद कर रहे हैं। खास करके पूरी दुनिया में महात्मा गांधी की स्वीकारता बढ़ी है। आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कहा था कि आने वाले समय में लोग यह बात पर यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि कोई हाड़ मांस का ऐसा पुतला गांधी के रूप में पृथ्वी पर आया भी था। तो गांधी की स्वीकारता बढ़ी है, गांधी के नॉन वायलेंस की स्वीकारता बढ़ी है, गांधी के जो जीवन मूल्य हैं उसकी स्वीकारता बढ़ी है, गांधी के जो इकोनॉमिक्स पक्ष है उसकी स्वीकारता बढ़ी है, और गांधी को लेकर के दुनिया भर में जो कुछ भी सामने आ रहा है वो उसमें उनको महत्व दिया जा रहा है, उनकी फिलॉसफी को महत्व दिया जा रहा है, उनके जीवन शैली को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में गांधी को लेकर के विवाद पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। गांधी जैसे शख्स की हत्या किया जाना, हत्या में नाथूराम गॉडसे का सम्मिलित होना, और अब नाथूराम गॉडसे को ले करके जिस तरह से महिमा मंडन की एक प्रक्रिया चल पड़ी है पूरे देश भर में, वो वाकई में चिंतनीय है। उस पर लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब तो उनके फ़ोटो भी दिखने लगे हैं, उनको लेकर के जलसे भी किए जाने लगे हैं, उनको लेकर के सभाएं भी की जाने लगी है। तो ये गोडसे और गांधी का विवाद जो है वो लगातार प्रमोट किया जा रहा है, लगातार सामने लाया जा रहा है। किया तो बहुत लंबे समय से जा रहा है, लेकिन अब ये खुल करके सामने दिख रहा है, इसका असर दिख रहा है सोसाइटी पे, समाज पे। आज गांधी जयंती है, ऐसे में गांधी को याद करना और गांधी को लेकर के एक विचार व्यक्त करना निहायत ही ज़रूरी लगा। इसलिए लेट मी स्पीक्स में मैंने आज महात्मा गांधी को का चयन किया इन पर कुछ बोलने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गांधी कोई एक दिन के उपज नहीं है। अचानक कहीं से गांधी आ गए हों, आने के बाद उनको इस्टेब्लिश कर दिया गया, ऐसा नहीं है। कोई भी कैरेक्टर, कोई भी पर्सनालिटी एक दिन में खड़ा नहीं होता है। एक सतत प्रक्रिया के बाद वो भी नेचर सेलेक्ट करती है, तब जाकर के गांधी जैसे लोग सामने आते हैं, उनका निर्माण होता है, और फिर वो राष्ट्र के निर्माण में, वो फिर ह्यूमैनिटी के निर्माण में, वो फिर दुनिया के निर्माण में वो लग जाते हैं। गांधी को यदि समझना है तो गांधी को कई चरणों में बांट करके देखना होगा। गांधी भारत में कैसे रह रहे थे, अपने युवा काल में कैसे थे, गांधी इंग्लैंड में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने गए थे बैरिस्ट्री की, उस समय कैसे थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका में लियो टोल्स्टॉय का नाम से जब फॉर्म बना रहे थे और वहाँ पे वर्क कर रहे थे, वहाँ के लोगों के समस्याओं को लेकर के एक वकील के तौर पर जूझ रहे थे, उस समय कैसे थे। और गांधी जब भारत आते हैं और भारत आकर के गोखले के नेतृत्व में उनको राजनीतिक गुरु घोषित करके उनका शिष्यत्व ग्रहण करके पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, दौरा करते हैं, तब गांधी कैसे। तो एक लंबी चरण है, एक प्रक्रिया है गांधी के निर्माण होने का, और उस प्रक्रिया को जानने समझने के लिए गांधी को कीन एनालिसिस करना। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने सांप्रदायिकता के क्षेत्र में ये कर दिया तो उनकी हत्या हो गई। उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में क्या कर दिया, 55 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दिलवा दिए, इसलिए गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गोडसे के एक भाई है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, गांधीवध क्यों, पूरे गोडसे के वर्जन पर आधारित है वो पुस्तक। उन्होंने पॉलिटिकली पूरी तरह से पॉइंट बाई पॉइंट यह बताने की कोशिश की है कि गांधी की हत्या उन्होंने क्यों की थी, क्या कारण था जो उन्हें गांधी की हत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये जो गांधी वर्सेस गोडसे विवाद है और जो पिछले कुछ समय में खुल करके सामने आ रहा, ये इस पर एक तरह से विचार करना, समझना, जानना बहुत ज़रूरी है।
और ख़ास करके आज के समय में, ताकि आगे भारत कैसा बनेगा, किस तरीके का बनेगा और भारत का तौर तरीका क्या होगा, ये तय किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं गांधी के इंग्लैंड से। यहाँ से तो इंग्लैंड गए। जब तक गांधी जी भारत में थे बहुत साधारण ज़िंदगी व्यतीत करते रहे, एक आम छात्र की तरह रहे, शादी हुई, सब कुछ मतलब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ आम था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनको महात्मा बनाता था, या फिर ऐसा कुछ भी इंगित नहीं करता था जो उनको एक चमत्कारिक नेता के तौर पर एस्टेब्लिश करता था। यहाँ से इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में भी वो पूरी तरह से एक आम भारतीय की तरह फैशनेबल लाइफ को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। घंटों शीशे के सामने खड़े होकर के बाल काटना, वायलिन का क्लास लेने की कोशिश करना, उसके बाद कोट सूट टाई वगैरह पहनना, यानी कि पूरी तरह से अपने आप को, जैसे कि कोई भारत में मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय का परिवार का बच्चा निकल करके वहाँ जाता है, कोई बड़ी सोसाइटी में जाता है और वहाँ के तौर तरीकों को एडॉप्ट करने की होड़ लगा देता है, वो सारे होड़ गांधी जी में देखने को मिलते हैं। कोई उनके अंदर महानता जैसी बातें नहीं दिखाई देती है। हम सिंपल सरल तरीके से उनकी प्रोसेसिंग हो रही होती। हाँ, इंग्लैंड में रहने के दौरान एक चीज़ जो सबसे प्लस पॉइंट और पूरे ज़िंदगी उनके अंदर काम करती रही, वो थी इंग्लैंड के लोगों का सोच, उनकी स्वतंत्रता की जो भावना थी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो इंग्लैंड में एस्टेब्लिश कर रखा था स्वतंत्रता को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें स्वभावतः उनके अंदर एडॉप्ट होती चली गई। हम स्वतंत्र हैं, समान हैं, भाई भाई हैं और हमको एक साथ रहने, एक साथ उठने, एक साथ बैठने का अधिकार है। यानी कि कहीं से उनको ये फीलिंग नहीं थी कि भारतीय अलग है और ब्लैक एंड वाइट जो उसमें प्रॉब्लम था उसको लेकर के उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। और वो पूरी तरह से अपने आप को इंग्लिश सोसाइटी में एक जेंटलमैन की तरह इस्टेब्लिश करने की होड़ में लगे हुए थे। साथ साथ वो नेचर बाई नेचर ये चीज़ सीख भी रहे थे कि सब कोई समान है, सब कोई भाई भाई है, सब कोई स्वतंत्र है और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई दूसरे व्यक्ति बाधक नहीं बन सकता है। तो ये प्रोसेसिंग इंग्लैंड में उनकी होती चली गई बैरिस्ट्री की पढ़ाई के दौरान। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि शायद जो जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ वो करने आए हैं वो उनको करना चाहिए। उनको बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करनी है और वो पूरी तरह से बैरिस्ट्री की परीक्षा पर फोकस किए। और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद जब वहाँ आए तो एक लंबे समय तक भारत में भी उनको बेकारी के दौर से गुजरना पड़ा। काम नहीं थे उनके पास। फिर उनको अफ्रीका जाने का मौका मिला। अफ्रीका में उनको बुलाया गया, अफ्रीका में वो गए। अफ्रीका जाने के बाद उनकी जो घटना घटी, ट्रेन पर उनके सामान उठा करके फेंक दिए गए सिर्फ इसलिए कि वो एक ब्लैक मैन थे और एक इंडियन थे और अंग्रेज़ों के साथ वो यात्रा नहीं कर सकते थे। तब उनके दिल पर चोट लगी। यह फीलिंग उनको इंग्लैंड में ही आ गई थी कि सब कोई समान है, इसलिए कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। और जिस फैमिली में वो रह रहे थे, जिस वातावरण में वो रह रहे थे, उस वातावरण में उनको एज अ ह्यूमन बीइंग इंग्लैंड की सोसाइटी ने एडॉप्ट कर रखा था। अब अचानक जब वो इस मानसिकता में जी रहे हैं कि सब कोई भाई भाई है, सब कोई बराबर हैं, और फिर वो मुकदमा लड़ने जा रहे हैं और कोई गोरा आदमी सिर्फ इसलिए उनको उठा करके बोगी से बाहर फेंक दे कि वो ब्लैक है, तो ये उनके टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यानी कि गांधी का मेकिंग स्टार्टिंग होता है यहाँ से। एक ऐसे गांधी का जन्म होता है जो नए सिरे से चीज़ों को देखने लगते हैं और उन्हें यह फील होता है या महसूस होता है कि उनके समाज में लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और फिर ये लड़ाई वो साउथ अफ्रीका में वो शुरू करते हैं। वहाँ के कानून के तहत वो डिमांड करते हैं कि ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, भेदभाव बंद होना चाहिए। और इसके चलते वो प्रोटेस्ट करते हैं, रोड निकलते हैं, गोलबंदी होती है और पूरा समाज जो है उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होकर के उनको गांधी की ओर बनने की ओर अग्रसर करता है। एक लीडर क्वालिटी उनके अंदर डेवलप्ड होने लगती है। ये सहज और सरल प्रक्रिया होता है, कोई मतलब चमत्कार नहीं है, ये सहज और सरल प्रक्रिया है। उसके बाद वहाँ से गांधी का आगमन फिर भारत में होता है। वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के सिचुएशंस चारों तरफ क्रिएट रहते हैं। ऐसे में गांधी आते हैं और बड़ी सहजता से तब तक वो अंग्रेज़ों को
मानते थे कि ये लोग उदार हैं और इनके साथ उदारता के साथ पेश आना चाहिए, और अंग्रेज़ों के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में वह यहाँ तक भारतीयों से अपील करते हैं कि इनकी हर तरीके से मदद की जानी चाहिए। इसके बाद गांधी गोखले से मिलते हैं, गोखले को अपना राजनीतिक गुरु घोषित करते हैं और भारत की यात्रा पर निकल जाते हैं, और पूरी तरह से अपने आप को फिजिकली चेंज करते हुए, मतलब ड्रेस वेशभूषा सब वह एक आम किसान, एक आम इंसान वाला अपना लेते हैं। एक धोती पहन करके घूमना, जो बंदा सूट में, टाई में, कोट में कभी साउथ अफ्रीका में, कभी इंग्लैंड में घूम रहा था, वो भारत में आकर के पूरी तरह से भारतीय वेशभूषा अपना करके मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये गांधी का मेकिंग का प्रोसेसिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। गांधी अब धीरे धीरे एक जन नेता के तौर पर उनकी साख मजबूत होने लगती है, उनकी पैठ मजबूत होने लगती है, उनके जनसंपर्क मजबूत होने लगते हैं, और इसी दौरान उनके लाइफ पे चंपारण का किसान मामला चला आता है राजकुमार जी के द्वारा, और वो चंपारण में आते हैं और चंपारण में आकर के किसानों के हक में एक छोटा सा आंदोलन करते हैं, बहुत सीमित जगह पर, लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। वो अंग्रेज़ों के कानून को चुनौती देते हैं। अंग्रेज जब उन पर जुर्माना करते हैं तो जुर्माना देने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो पूरी तरह से जनता के हित में है, भारत के हित में है, और उनको कोई जुर्माना देने की ज़रूरत नहीं। ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक लड़ाई होती है, कोई हिंसा नहीं, कोई वायलेंस नहीं, बस सिर्फ इनकार होता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं मैं आपको पैसे नहीं दूँगा। अंग्रेज लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि गांधी जो तौर तरीका अपना रहे हैं वो तौर तरीका पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के अंतर्गत उसको उस तौर तरीकों को अपनाने की इजाज़त दी जाती है। अब यहाँ से गांधी का चंपारण मूवमेंट जो सक्सेस होता है, उसके बाद उनकी लोकप्रियता पूरे भारत में तेज़ी से फैलती है, और गांधी जी एक नए ताकत के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, फिर एक नए नेता के साथ सबके सामने आते हैं। खिलाफत मूवमेंट में वो हिस्सा लेते हैं, लोगों को समर्थन करने के लिए कहते हैं, जबकि खिलाफत मूवमेंट का संबंध, डायरेक्ट संबंध भारत से नहीं था। खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ था कि अंग्रेज़ों ने खिलाफत व्यवस्था ख़त्म कर दी थी। खिलाफत व्यवस्था ख़त्म करने के बाद वहाँ जो कि यहाँ के जो लोग थे वो लोग डिमांड कर रहे थे नहीं फिर खलीफा को स्थापित किया जाए। वो इस्लामिक व्यवस्था था, सारे जो इस्लामिक कंट्री थे वो खिलाफत के तहत चलते थे, तुर्की से लेकर के वो सब खलीफा के तहत काम करते थे। तो इस तरह के माहौल में गांधी जी ने खिलाफत का समर्थन किया, और इसके बाद उन्होंने कई तरह के आंदोलन एक के बाद एक करते गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, फिर नमक छोड़ो आंदोलन हो गया, अंत में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया 1942 का, और उसके बाद तो फिर आज़ादी ही मिल गई हमें 5 साल के बाद। तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद गांधी जी सामने आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आज़ादी तो मिलती है, साथ साथ डिवाइडेशंस भी मिल जाता है, विभाजन हो जाता है। विभाजन को लेकर के बहुत सारी उसमें बातें हैं, बहुत सारे एंगल्स है, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, उसका एक्सट्रीम राइट विंग है, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग है, डेमोक्रेट है, मिडिल लिबरल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अंग्रेज़ों का ऊपर से सत्ता है, प्रभुसत्ता है, ये सब चीज़ों, अम्बेडकरवाद है, दलितवाद है, बहुत सारे तंतु एक साथ काम करते हैं। फिर भी आज़ादी एक तरह से हम लोग को मिलती है, वो संवैधानिक आज़ादी के तौर पर सामने आती है। ऐसी आज़ादी नहीं होती जैसे अमेरिका में हुआ था कि अचानक से वहाँ लड़ाई होने के बाद ब्रिटिश फौज को मात दी गई, मात देने के बाद अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया गया। एक डेमोक्रेटिक लड़ाई होती है, इस डेमोक्रेटिक लड़ाई में संविधान का निर्माण होता है, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया होती है, और लंबे समय से जो संवैधानिक सुधार चले आ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के समय जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जिसको बाद में क्रांति की संज्ञा दी गई, क्रांति के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया, उसके बाद से लेकर के अब तक जो संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया चली क्राउन के तहत, उसके तहत ही संवैधानिक आज़ादी दी गई। लेकिन ये पूर्ण आज़ादी के तौर पर, व्यवहारिक तौर पर इसको मान्यता प्राप्त है। आज भी भारत कॉमनवेल्थ का पार्ट है, हिस्सा है।
तो गांधी इन सब के केंद्र में रहे। जब से वो भारत में आए, भारत में आने के बाद, साउथ अफ्रीका से भारत में आने के बाद इसके केंद्र में रहे, और इसके केंद्र में रहें तो पूरी राजनीति इनके इर्द गिर्द ही घूमती रही। इसके पहले बहुत सारे नेता थे, लोकमान्य तिलक थे, लाल बाल और पाल बहुत आंदोलनकारी नेता हुआ करते थे। उग्रपंथी जिसको कहा जाता है, उग्र प्रवृत्ति वाले होते थे। हर कीमत पर हमको आज़ादी चाहिए, स्वाभिमान आज़ादी हम ले करके रहेंगे, इस तरह के नारे वो देते थे। लेकिन गांधी ने पूरे तौर तरीकों को तब्दील किया, अंग्रेज़ों के साथ एक रिलेशंस मेंटेन किया, और मेंटेन करने के बाद वो गांधी की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे वो महात्मा के रूप में एस्टैब्लिश्ड हुए। अब जब उनकी हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक संप्रदाय विशेष का मदद करना शुरू किया, हिंदुओं को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, उनके हितों की अनदेखी की, मुसलमानों को आवश्यकता से अधिक तरजीह दी। पाकिस्तान के विभाजन के बावजूद 55 करोड़ रुपये उनको पाकिस्तान को दिया गया उसके डेवलपमेंट के लिए, जो पैसा पाकिस्तान ने भारत की तबाही में खर्च किया। इस तरह के तर्क दिए जाते रहे। आज भारत अब तो पूरी तरह से भारत में गांधी और गोडसे, जो गांधी के हत्यारे थे, जिन पर गांधी की हत्या का आरोप लगा था, गोडसे की विचारधारा को लेकर के कन्फ्लिक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उग्रता की सीमा को भी लांघ रहा है। तो ऐसे में ये दुर्भाग्य की बात है, और नई पीढ़ी को चाहिए कि गांधी को अच्छे से समझे, पढ़े, जाने, उनके बारे में अधिक से अधिक जाने, और यह समझे कि गांधी एक वैश्विक व्यक्तित्व हैं, वो पूरी दुनिया के हैं, ह्यूमैनिटी के हैं, और उनको ये राष्ट्रीयतावाद और राष्ट्रवाद और महाराष्ट्रवाद जैसे शब्दों के तहत उनका कैलकुलेशंस नहीं किया जा सकता। यदि वो कोई कैलकुलेशन करता तो 100% गलत है। आज इतना ही। जाते जाते गांधी जी को मैं वाकई में उनके कार्यों के लिए, उनके आदर्शों के लिए, उनके वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए गांधी जयंती पर मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।